हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर चिट्ठी का सफ़र को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी का शीर्षक का मतलब है चिट्ठी का सफ़र। मतलब एक चिट्ठी का सफ़र किस किस तरीके से हो करके आपके घर तक आता है, ये है चीज़। ठीक है, इसमें कहानी में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन आंसर आएगा तब। क्वेश्चन आंसर आएगा, एक टॉपिक में आएगा वो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर अभी से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जो जो आएंगे मैं उनका ऐसे ही अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। मतलब आप अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुम तो कुछ पत्र लिखे होंगे, भले आपने उसे दिया नहीं होगा किसी को, लेकिन ऐसे ही लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता होगा। ठीक है, कि जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है। ठीक है, पूरे और ठीक पते से मतलब क्या है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। ओके, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया क्यों जाता है, इसका आंसर है डाक टिकट लगाया जाता है इसलिए क्योंकि मतलब आपके यहाँ का जो भी डाक टिकट है उसका एक चिन्ह होता है कि आप इस जगह के डाक टिकट को दूसरे जगह के डाक टिकट पर भेज रहे हैं। और पत्र पर डाक टिकट लगा भी रहना चाहिए, आप मतलब उसमें रहना चाहिए कि आप डाक घर से भेजे हैं उसे। ठीक है, तो डाक टिकट लगा रहना चाहिए। दूसरा, पूरे और ठीक पता से मतलब क्या, मतलब पूरा और ठीक पता रहेगा तो जो वो होते डाकिए वो सही जगह पे सही टाइम पे थोड़ा जल्दी पहुंचा सकेंगे। नहीं तो थोड़ा सा पिन कोड दूसरा, एड्रेस दूसरा, लेन नंबर दूसरा, एड्रेस नंबर दूसरा, आपका घर का नंबर दूसरा, आपका गली मोहल्ला का नंबर दूसरा, ये सब चीज़ अलग अगर रहेगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, पता सही जगह पे नहीं पहुंच पाए। और अगर गलती से भी अगर आपका कहीं थोड़ा सा एड्रेस मिट, गलती से भी, जानबूझ के भी और गलती से भी अगर कहीं से एक अक्षर भी उठ गया ना, उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तर प्रदेश लिख दिया, तब कहाँ उड़ीसा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब सही सही जगह पे आप पता लिखिएगा। ठीक है, अगली बार अगर लिखना होगा तो सही जगह लिखिएगा, नहीं तो पहुंच जाएगा नेपाल। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, इसका उत्तर तो भाई मुझे भी नहीं पता कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाएं। लेकिन एक तरह का कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि पत्र जल्दी पहुंच सके। ठीक है, आपका पत्र इसी तरह से अगर जल्दी एक तरीके से पहुंचेगा अगर आपने डाक टिकट लगाया होगा, पूरा ठीक पता लिखा होगा, तभी सही जगह पे पहुंच पाएगा, थोड़ा जल्दी पहुंच पाएगा। नहीं तो वो मैं भी आपको बताया था, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा लिखेंगे बोरीसा चल जाएगा, अगर उड़ीसा के बजाय बोरीसा लिख दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, सही अगर पता आप डालेंगे तो संदेश जल्दी पहुंचेगा। अब कोई कोई करते ना, यहाँ दानापुर का पिन कोड क्या है 801503। ठीक है, कोई डाल देगा 801504, पहुँच जाएगा कहीं दूसरा जगह। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सही जगह डालना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। भाई यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, आप दो बार ही के बदल सकते हैं। ठीक है, पहली बार तब बदल सकते हैं, पहली बार जब आप लिख ही रहे हैं तभी आप स्थान बदल सकते हैं। और या तो आप जब लिख दिए हैं और अगर आपने उस पत्र पे गलती लिख दी और जब आप उसे रजिस्टर करने जा रहे हैं तब आपको सही पता याद आता है, तब आप बदल सकते हैं। और अगर उस टाइम अगर स्थान बदलता है तो चिट्ठी पहुंचने पर चिट्ठी पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, तो वो थोड़ा लेट पहुंचता है। ठीक है, आपने पत्र पे लिखा दूसरा प्लेस और आप रजिस्टर उसके बाद करते हैं दूसरा प्लेस। ठीक है, मतलब जब आप रजिस्टर करने जाते हैं उस प्लेस को, एड्रेस को, तब आप अगर थोड़ा सा दूसरा बताते हैं तब दिक्कत होगा कि कौन सा सही है। और डाकिया को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा कि कौन सा बदल लूँ, रजिस्ट्रार वाला कि ये वाला। ठीक है, तो आप एक ही चीज़ लिखिए। अगर आप गलती शुरू में ही लिख दिए हैं, या तो फिर पत्र मतलब फिर से पत्र लिखिए, या तो फिर और कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप दूसरा लिख देंगे तो गलत जगह पे गलत चीज़ गलत घर पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। भाई मैं डाक टिकट इकट्ठा रखने का शौक नहीं करता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन का टिकट रखने का शौक है मेरे को। ठीक है,
आप अपना शौक बताइएगा कि आपको किस टिकट का रिकॉर्ड रखने का शौक है। मेरे को तो भाई रेलवे स्टेशन जाता हूँ, वहाँ कहीं से कहीं जाने का रहता है ना, तो वहाँ का टिकट में एकदम मैं छाप छाप के रखा हूँ। मेरे पास लगता है बहुत सारी गड्डी भरी हुई उसकी, ठीक है। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखो, दोनों पत्तों को दी गई जगह में लिखो। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक लिखा रहेगा एक्सप्रेस डिलीवरी, ये कौन सा पोस्ट ऑफिस था भाई? महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई देखिए एड्रेस लिखा ही नहीं है, एक्सप्रेस डिलीवरी तो उस पोस्ट ऑफिस का नाम है। और फिर एक स्टैंप लगा है, यहाँ पहले पोस्ट कार्ड नहीं होता था, पहले स्टैंप, पोस्ट कार्ड हो सॉरी, डाक टिकट नहीं होता था, पहले स्टैंप लगाया जाता था। तो महात्मा गांधी जहाँ वहाँ वर्धा, तो यहाँ पे तो एड्रेस नहीं है, ठीक है। और ये दूसरा है एक जगह, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय संशोधित अनुसंधान एवं प्रसिद्धान प्रवीर अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये दूसरा ये तो इसमें तो लिखा हुआ भी है, इसमें डाक टिकट भी लगा हुआ है, स्टाम्प भी है, ठीक है। तो मतलब इसमें पिन कोड भी है। जो दोनों पत्र हैं उन्हें आप देखिएगा तो एक में तो लिखा ही नहीं है एड्रेस और एक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या आपको बताना है, इन सवालों के जवाब दिए गए जरा नीचे दिखे लिफाफे को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो, ठीक है। अभी ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं, किस तरह से अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत, संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू हो करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, फिर कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड करते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक वाली बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है, बताना है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर हैं जिनके एक नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। मतलब पते के बाद अगर आप पिन कोड लिखते हैं तो गंतव्य स्थान पर पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। कैसे मदद मिल जाती है भाई? पिन कोड और उसमें देखिए शेखपुरा नामक, अब मानिए एक शेखपुरा ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो उस नामक दो जगह के हैं, दो जगह, एक शेखपुरा जिला है और एक शेखपुरा पटना में है, ठीक है, ठीक है। तो दो जगह है। अगर आप पिन कोड नहीं लिखेंगे, सीधा शेखपुरा लिखेंगे, तो उससे लगेगा कि कौन सा शेखपुरा पहुँचाना है, जिला वाला कि यहाँ वाला। वो अगर आपको भेजना जिला वाला और वो पहुंचा देगा कहीं पटना वाला, तो दिक्कत हो गया ना। दोनों का अलग अलग इकाई बना हुआ है, उसका अलग है, शेखपुरा का अलग है, ठीक है, जिला का अलग है, उस गांव का, शेखपुरा गांव है, ये पटना में गांव ही है, उसका एक अलग पिन कोड होगा, ठीक है। तो उन्हें पत्र जल्दी बांटने में बांटा जा सकता है, जल्दी बांटने में मदद मिल जाती है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग में पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। मतलब इस डेट को आप पक्का याद रख लीजिएगा, कंठस्थ याद रख लीजिएगा। मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि ये क्वेश्चन आया था, मैंने याद नहीं रखा था, मेरा 2 नंबर चला गया सर, ठीक है, याद रखिएगा। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी, ठीक है। जाहिर है कि गांधी जी को मिली इस पत्र में उन्हें मिली किसी भी पत्र पर पिन कोड नहीं लिखा होगा, क्या कि अब जानते हैं कि वो तो कब मर चुके थे और पत्र तो उसी टाइम के थोड़ा पहले लिखा होगा ना। तो ये तो 1972 में पिन कोड हुआ, पिन कोड तो नहीं होगा और एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है का छोटा रूप है। पिन जो है, पिन कोड जो होता है, उसका पिन जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? पोस्टल इंडेक्स नंबर का। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, याद रख लीजिएगा, और आप भी याद रख लीजिएगा व्यूअर्स, ऑडियंस सब। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है, ठीक है। हर जगह का एक 6 पिन कोड का अंक का होता है, 6 पिन कोड अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 11 00 00 16।
इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है, 1 नंबर यह बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी जो 10 हैं यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है, ठीक है। और अगले जो 3 अंक यानी 016 है वो दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है, ठीक है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का भी पिन कोड पता करो, ठीक है। ये आपको खुद पता करना है। मैं अपने इलाके का स्कूल का, जहाँ मेरा स्कूल है, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है, वहाँ का इस इलाके का पिन कोड जो मैंने आपको दानापुर का बताया था 181503, ठीक है, वही है। 18 नहीं 801503। अब अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो, मतलब जो अपने घर का इलाका है उसका भी पिन कोड नंबर भी पता करो। वही है भाई 801503, वही है हमारा भी। आपका जो होगा अपना लिख लीजिएगा, मेरा मत छापिएगा, नहीं तो हम आपको कॉपीराइट लगा देंगे। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके में पिन कोड या तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, आपको खुद जाके देखना है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? मैं इंटरनेट से खोजता हूँ तो मुझे मिलते हैं, ओके। यहाँ पे एक और है टिकट संग्रह। अरे बाप रे, ये तो मैं नहीं बोलूँगा। ये तो जो टिकट संग्रह करते हैं, मतलब जो डाक टिकट को वो कलेक्ट करते हो, तो यही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। मैं भाई रेलवे टिकट को करता हूँ, तो मैं रेलवे टिकट वाला कराएगा तब बोलूँगा। इस्तेमाल नहीं किए गए। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं के निरंतर बदलाव और विकास भी होता रहा है। देख रहे हैं ना, डाक अभी तो पत्र के बजाय व्हाट्सएप चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, टेलीग्राम चल रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जानते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट्स में एक बार बताया कि कौन से कबूतर जो उड़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद वो बताऊंगा कौन से कबूतर उड़ते हैं जो संदेश भेजते हैं। तो जो संदेश वाहक कबूतर होती हैं उनकी बात की जा रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे ना की जाए। ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहीं, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, मतलब बिल्कुल कॉमन थे कि कोई संचार या परिवहन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुए करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट आने तक का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम मतलब जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ती है। आजकल तो संदेश पहुंचाने के नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध भी हो गए प्ले स्टोर में। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं आप जानते भी हैं। डाक विभाग में पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाया जाता है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला रहा है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसी पक्षी संदेशवाहक भी हो सकती है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज और हुमर, ये देखिए, यही मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स में। गिरहबाज और जो हुमर होते हैं, यही दो जो प्रजाति हैं जो कि जिसे प्रशिक्षित किया जाता है डाक संदेश भेजने के काम में लाया जा सकता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते होंगे। यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश के लिए कर रही है। मतलब जो उड़ीसा पुलिस है वो खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल की जा रही है कई दुर्गम इलाकों में पहुंचाने के लिए। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए यह कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। कबूतर
बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है, उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक तो वो अच्छे काम कर लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। ठीक है, शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता है। ठीक है, जो दूसरा विश्व हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें कबूतर के थ्रू संदेश भेजा जाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी है। एक किताब में दी गई है अंग्रेजी में ही। किताब का नाम है ग्रेनिक। ठीक है, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। ओके, अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। ये बहुत अच्छा चीज़ है भाई। यह रहा उनका पता, ये लिख लीजिए। नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फैज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 11 जून 1970। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें ये चीज़ भेज करके हिंदी में भी छपवा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है चिट्ठी पत्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंचाया जाता होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती हैं। चौथा क्वेश्चन है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। गली मोहल्ले का नंबर, घर का नंबर, राज्य का नंबर, खंड का नंबर, कस्बे शहर गांव का नंबर, जनपद, नाम दी गई जगहों पर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे कैसे, पहले क्या लिखे, पहले क्या लिखे, पहले क्या लिखे, तुमने इस क्रम में क्यों लिखा। ठीक है, आप इस क्रम में क्यों लिखे, ये भी बताना है। और भी क्वेश्चन है, उन्हें भी पढ़ ही लेते, एक के मरते बताएंगे आपको। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। ठीक है, पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला होगा, ये आपको बताना है। आगे है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य भी पता करो, पोस्ट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पत्र, लिफाफा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम से लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। अब आगे क्या करने बोल रहा है, इकट्ठा किए गए डाक टिकट पे अपने साथियों के साथ चर्चा करो। कि चर्चा भी करना अपने साथियों के साथ। तो चलिए इन 8 क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, गांधी जी भारत में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, उनके बारे में सभी को पता होगा ही कि वे कितने खास समय पे मैसेज भेजेंगे, किस स्थान पर भेजेंगे। इस कारण उनको सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंचा दिया जाता होगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र के पते में साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंचेगा। आंसर है, निसंदेह नाम और पता से लैस पत्र ठीक जगह पर पहुंच ही जाएगा। नाम ना होने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। नाम ना होने से डाकियों को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पत्र किसका आखिर, और हो सकता है उस आदमी की जगह किसी और के हाथों में पहुंच जाए। कुछ पता है आजकल के आदमियों को। पैदल हरकारों को किस किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। उत्तर है, पैदल हरकारों को हर तरह की जगह पर पहुंचना था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाक लुटेरों, जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। ठीक है, प्रश्न 5वां था, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम से लिखोगे। गली मोहल्ले का नंबर, घर का नंबर, राज्य का नंबर, खंड का नंबर, कस्बे शहर गांव का नंबर, जनपद का नंबर नीचे दी गई जगह में लिखा। और तुमने इस क्रम में क्यों लिखा था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, घर का नंबर, उसके बाद गली के मोहल्ले का नंबर, उसके बाद खंड का नंबर, उसके बाद कस्बे शहर गांव का नाम, उसके बाद जनपद का नाम, उसके बाद राज्य का नाम। हमने पता इस क्रम से इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड भी लिखा जाएगा, मैंने नहीं लिख पाया है, पिन कोड आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे पत्रों का प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो ये आपको खुद करना, स्वयं करो, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना होगा। आपको खुद अपना नया पुराना डाक टिकट ढूंढना होगा, डाक पत्र ढूंढना होगा। ठीक है,
अगला है चिट्ठी भेजने के आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा। तो देखिए, डाक टिकट इकट्ठा करो, अरे सॉरी, ये क्वेश्चन है। ओके ओके, तो इसका नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पोस्ट कार्ड 50 पैसे में आ जाता है, ठीक है। अंतर्देशीय पत्र लगता है 1 रुपये में आता है शायद से, मुझे नहीं पता। आप अगर मेरा आप शायद से गलत उत्तर है तब बता दीजिएगा। लिफाफा भी आता है 50-25 पैसे में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक डाक टिकटों को क्रम से कॉपी में चिपकाओ। अब इस इकट्ठा दिए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो आपको खुद करना, इंटरनेट से 2-4 डाक टिकट लेकर यहाँ लगा भी सकते हैं। आपको खुद लगाना है, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, आपको खुद लगाना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संगीत का मतलब होता है संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। संचय, प्रदीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगे हैं, ठीक है। ये एक तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा, इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर। संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह, ठीक है। संचार, पहला है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या कम्युनिकेशन। टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई एकदम। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलाना, जैसे शरीर में रक्त का संचार। विद्युत का संचार, ठीक है। विद्युत मतलब क्या होता है आप बताइए कमेंट में। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है, ठीक है। सारा ठीक है भाई, एकदम ठीक है, टकाटक। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती, ठीक है। तो ये आपको खुद करना, योरसेल्फ। आपको दोनों क्वेश्चन खुद करना। पहला क्वेश्चन तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 6 चिट्ठी का सफर का पूरा अच्छे से हिंदी का अच्छे से तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को पूरा तरीके से फैला दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह फैला दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।